नमस्कार मित्रों। विगत सत्र में हमने सहायक आचार्य इतिहास की आगामी परीक्षा के लिए एक संक्षिप्त रणनीति बनाई थी, उस पर चर्चा की थी। उस संक्षिप्त रणनीति के केंद्र में कतिपय पुस्तकें थीं और पाठ्यक्रम के कतिपय हिस्से थे। आज मैं आपके साथ एक विस्तृत विवेचना या एक विस्तृत विमर्श के साथ उपस्थित हूँ पाठ्यक्रम और पुस्तकों को लेकर। इसमें पुस्तकों की बड़ी सूची है। इस विपुल सूची को आपके सामने रखने का आशय आपको आतंकित करना कतई नहीं है। इनमें से अधिकांश पुस्तकें यदि मेरी पढ़ी हुई हैं तो वो मेरा प्राध्यापकीय दायित्व है, पर एक प्राध्यापक होने के नाते और परीक्षाओं की अपनी समझ होने के नाते मैं कहूँगा कि किसी परीक्षा के लिए बहुत सारी पुस्तकों पर अवलंबित होना कोई बेहतर रणनीति नहीं होती है। हमें एक दो अच्छी पुस्तकों पर अवलंबित होना चाहिए और उसी से अपनी तैयारी को दहाड़ देनी चाहिए। यदि यहाँ पाठ्यक्रम के विभिन्न अंशों को लेकर के अलग अलग पुस्तकें बताई गई हैं तो उसका प्रयोजन यह भी है कि आप में से बहुत से लोग सहायक आचार्य इतिहास की परीक्षा तक ही सीमित नहीं रहेंगे। आप में से कुछ लोग सिविल सर्विस की परीक्षा पे देंगे इतिहास लेकर के, या कि इतिहास सामान्य अध्ययन में पढ़ना चाहेंगे, वो एक जो कि आने का अनिवार्य हिस्सा है। तो कौन सी पुस्तकें जो उपयोगी हैं इस यात्रा के क्रम में हम देखेंगे। यही वो पुस्तकें जो आपको किसी परीक्षा में, इतिहास से संबंधित किसी परीक्षा में सफल कर सकती हैं। और यहाँ दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी अंश के लिए कौन सी पुस्तक अच्छी है उसको तभी पढ़ें जब वो आप पास उपलब्ध हो, अन्यथा किसी एक बेहतरीन किताब पर ही पूर्णतः अवलंबित रहें। तो हम शुरू करते हैं सिलेबस के अनुसार। तो जो पहला पेपर है उसकी जो यूनिट ए है एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड, उसमें पहला टॉपिक है रिकंस्ट्रक्टिंग एंशिएंट इंडिया लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण और साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। ये किसी भी इतिहास की पाठ्य पुस्तक को देखेंगे, किसी भी स्टैंडर्ड के इतिहास की पाठ्य पुस्तक को, तो उसमें आपको एक प्रारंभ के अंदर मिलेगा कि हमने किन आधारों पर रिकंस्ट्रक्ट किया है या इतिहास को बनाया है। क्योंकि इतिहास साक्ष्यों पे, जैसा कि आप जानते हैं, इसी का एक अंतिम हिस्सा है इसी पेपर का, कि साक्ष्य इतिहास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और एक इतिहासकार अपनी रचना साक्ष्यों के आधार पर करता है, तो ये साक्ष्य देते हैं। इसमें जो लिटरेरी सोर्सेज की बात है तो बहुत विविधता है। विविधता भाषागत भी है, विविधता साहित्य की प्रकृति के हिसाब से भी है। भाषागत हम देखेंगे तो वैदिक संस्कृत है, फिर लौकिक संस्कृत है, फिर पाली है, प्राकृत है और अपभ्रंश तक आती है इसमें। क्योंकि पूर्व मध्यकाल में अपभ्रंश का खासतौर से जैन परंपरा के अंदर उपयोग शुरू हो जाता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो बड़ी विपुल मात्रा में हैं ही, उत्तर और दक्षिण भारत से और भारतीय उपमहाद्वीप से मिले हुए। इन पर जो बेहतरीन रचनाएं हैं उसमें सबसे बेहतरीन रचना जो पिछले दिनों 2011 में छप के आई वो ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया फ्रॉम द स्टोन एज टू 12th सेंचुरी है। ये किताब बहुत अच्छी है। इस किताब टेक्स्ट बुक के रूप में प्राचीन भारत पे पिछले 30 वर्षों में ऐसी पुस्तक नहीं आई है। ये टेक्स्ट बुक तक ही सीमित नहीं है, इसमें नवीन शोधों को, नवीन विमर्श या डिबेट को भी बहुत जगह दी गई है। तो यदि आप इस किताब पे निर्भर करते हैं प्राचीन भारत को पढ़ने में, प्राचीन भारत के किसी भी हिस्से को, राजनीतिक इतिहास की थोड़ी सीमा है इसमें, अन्यथा प्राचीन भारत के किसी भी हिस्से को इससे पढ़ते हैं और कोई भी परीक्षा आप देना चाहते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्राचीन भारत की जो समझ ये किताब, सूचनाएं जो ये किताब देगी, समझ जो ये किताब विकसित करेगी, वो किसी भी परीक्षा के पार जाने के लिए पर्याप्त है। इस किताब में प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो दूसरा टॉपिक है, जो पैलियोलिथिक टू नेलियोथिक, चैल्कोलिथिक ट्रांजिशन, मेजर साइट्स, टूल्स एंड कल्चर्स, सरस्वती सिंधु रिवर वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा या इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं, इन दोनों का भी बहुत अच्छा समावेश इस पुस्तक में है। और चूँकि इसमें अधिकतर न्यूलिथिक खासतौर से और चैल्कोलिथिक साइट्स के पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसको ध्यान रखा जाना चाहिए। किताब में बहुत अच्छा डील किया गया है। इस विशेष संदर्भ में यदि हम प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो वी.के. जैन की प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किताब भी बहुत अच्छी है। भारत की प्री हिस्ट्री के लिए इससे अच्छी कोई किताब नहीं है। ये सिर्फ प्री हिस्ट्री डील करती है, आर्कियोलॉजिस्ट थे वी.के. जैन साहब। ये किताब सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध है, तो दोज हु आर प्लानिंग टू टेक एग्जामिनेशन विद इंग्लिश मीडियम,
इट्स ए सफिशिएंट एंड ए वेरी स्टैंडर्ड बुक फॉर देम। हाँ, मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि उपिंदर सिंह की ये पुस्तक हिंदी में भी उपलब्ध है। हिंदी के जो पाठक हैं, हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, उनको भी ये पुस्तक उपलब्ध है। एक और किताब जो हिंदी में उपलब्ध है और जो प्री हिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो पुरातत्व विमर्श है। जयनारायण पांडे साहब की किताब है। किताब 1990 के दशक में लिखी गई थी, परंतु हम ये कह सकते हैं कि प्री हिस्ट्री की दृष्टि से कुछ बहुत अद्यतन करने की आवश्यकता नहीं हुई है। तो ये किताब प्री हिस्ट्री को बहुत अच्छा डील करती है। इसमें पैलियोलिथिक से चालकोलिथिक तक, अर्थात पुरापाषाण काल से ताम्रपाषाण काल तक के समस्त स्थल बड़े डिटेल के अंदर व्याख्यायित हैं। तो इनमें से यदि कोई पुस्तक आपके पास है तो उसको आप देख सकते हैं, यदि आपके पास समय है तो। अन्यथा आप एक स्टैंडर्ड की बुक पे मैं बार बार कहूँगा अवलंबित रहें। वो उपिंदर सिंह भी हो सकती है, वो के.जी. शर्मा भी हो सकती हैं, वो के.सी. श्रीवास्तव भी हो सकती है। तीसरा टॉपिक है वैदिक एज, वैदिक वांग्मय, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऋग वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियन, रिचुअल एंड फिलोसफी, सिग्निफिकेंस ऑफ द वैदिक एज। इसमें से जो वैदिक कालखंड है, वैदिक वांग्मय पे प्रश्न होते हैं, और जो ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल का जो रूपांतरण है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक, उस पर प्रश्न होते हैं कि राजनीति में क्या परिवर्तन आ रहा है, समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है, और धर्म में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। और प्रश्न होते हैं सबसे ज़्यादा वांग्मय पे। यहाँ वांग्मय शब्द का प्रयोग है, क्यों? क्योंकि उसमें साहित्य भी है और शास्त्र भी है। जो वैदिक लिटरेचर है उसमें साहित्य और शास्त्र दोनों हैं, इसलिए हम एक नवीन शब्द पदावली का प्रयोग करते हैं, वांग्मय। यदि आप की संस्कृत की पृष्ठभूमि है, यदि आप के पास वैदिक साहित्य से रिलेटेड या वैदिक परंपरा से रिलेटेड कोई पुस्तक है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि प्रश्न कई बार बड़े गहन आ जाते हैं। वांग्मय तो सवाल होती हैं, ये पूछा जा सकता है कि अमुक उपनिषद किस ऋग्वेद से ज़्यादा से संबंधित है, या अमुक जो वाक्य है या सूक्ति है वो किस उपनिषद से आई है, या रिचुअल्स के ऊपर भी बहुत से सवाल होते हैं। जो श्रौत गुह्य और धर्म जो श्रौत रिचुअल हैं या गुह्य रिचुअल हैं, या और जो दूसरी रिचुअल हैं उनके ऊपर रत्नवंशी या राजसूय या वाजपेयी है, तो उनके ऊपर सवाल होते हैं। इसलिए एक वैदिक साहित्य और संस्कृति पे एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है जो इस सारे इसको डील करती है। यदि आपने कभी इसको देखा है तो इसके कुछ अंश को आप पढ़ सकते हैं, वैदिक वांग्मय वाले को। अन्यथा के.सी. श्रीवास्तव में या उपिंदर सिंह में इसको ठीक ठाक से डील किया गया है। एक और किताब जो पूरे प्राचीन भारत के लिए उपयोगी है और वैदिक काल के लिए बहुत उपयोगी है, विमल चंद पांडे। मैं फिर कहूँगा इनमें से कोई भी किताब आपके पास है, के.जी. शर्मा, विमल चंद पांडे, उपिंदर सिंह, तो आप इन सारे क्षेत्र में काम चला सकते हैं। हाँ, उपिंदर सिंह में राजनीतिक इतिहास थोड़ा सा कम है और उसकी में जो विस्तार है वो विवेचनाओं पे ज़्यादा है, तो वो किताब आपको कई बार उस गहराई में ले जाती है जो कई लगता है कि इसकी अभी हमें आवश्यकता नहीं है। इस पुस्तक में भी जो तालिकाएं हैं, क्योंकि प्रश्न आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रश्न जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, तो उसकी एक सीमा होती है, उसमें कोई आपसे वैचारिक प्रश्न नहीं किए जा सकते। तो ज़्यादा जोर है वो स्मृति पर है, तो जो प्रश्न होंगे चाहे वो अमुक किस उपनिषद से कौन सी उक्ति है, या कौन सा जो है उपनिषद किस वेद से संबंधित है, या कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो तालिकाओं से हल किए जा सकते हैं। तो एक किताब, कोई भी, ये किताब भी हो सकती है या कि कोई अन्य किताब जिसमें आपको विपुल और विशद सूची हो, आप अपने साथ रखिए, आपके लिए उपयोगी होगी। यहाँ से भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। उससे पहले का कालखंड प्री या प्रोटो हिस्ट्री कहलाता है। प्रोटो हिस्ट्री इसलिए क्योंकि वैदिक और जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, उनके लिखित स्रोतों को लेकर के अभी एक मत्ता नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के पढ़े नहीं जा सके हैं, और वैदिक जो लिखित स्रोत हैं उनको श्रुति परंपरा में रखा जाता है, उनको लेखबद्ध बाद में किया गया, ऐसा परंपरा मानती है। तो हम उन दोनों को भी इतिहास में नहीं रखते, अर्थात इतिहास तब शुरू होता है जब हमें पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ लिखित स्रोत मिलने लगते हैं। तो भारत के इतिहास की शुरुआत महाजनपद काल से होती है, या हम कह सकते हैं कि जैन और बौद्ध काल से होती है। बड़े प्रश्न बनते हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु है स्टेट फॉर्मेशन एंड राइज ऑफ महाजनपदाज, रिपब्लिक। सवाल बहुत सारे बनते हैं,
उनकी स्थान को लेकर के, राजधानियों को लेकर के, और उनकी जो उनके द्वारा जो अपनाई गई पद्धति थी प्रशासन की, उसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं। मोनार्कीज पे इसी प्रकार सवाल होते हैं, उनकी राजधानी स्थल, शासकों को लेकर भी बनते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी पे यहाँ कम सवाल होते हैं, परंतु बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और पे काफ़ी प्रश्न होते हैं। परंपरा पर, उनकी फिलॉसफी पर और संगठन पर। हम बौद्ध संगीतियों को पढ़ते ही हैं, जैन संगीतियों के बारे में पढ़ते हैं, तो धार्मिक संगठन के ऊपर, परंपराओं के ऊपर और दर्शन पे सवाल होते हैं। तो ये दो मेजर चीज़ें हैं। किसी भी अच्छी किताबें मिल सकती हैं। केसी श्रीवास्तव बहुत अच्छी पुस्तक है इसके लिए, यदि आपके पास है तो इस पर अवलंबित रह सकते हैं, या ऐसी कोई किताब जिसमें विमल चंद पांडे भी है। मौर्यन एम्पायर, फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ दीज थ्री, अशोका एंड इज धम्म, अशोकन एडिक्ट, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पॉलिटिकल हिस्ट्री को आमतौर पे नई किताबें डील नहीं कर रही हैं, उपिंदर सिंह के अंदर भी नहीं है, विमल चंद पांडे में, केसी श्रीवास्तव के अंदर मिल जाएगी। इस पर किताब और भी बहुत अच्छी है इंग्लिश वालों के लिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, बहुत अच्छी किताब है, पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री इसमें बहुत अच्छी कवर होती है। प्रश्न सीधे इससे उठ के आते मैंने पाए हैं हेमचंद राय चौधरी की। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री पर आप इस पर अवलंबित हो सकते हैं, दोज हु आर इंटेंट टू टेक एग्जाम विद इंग्लिश मीडियम। एक किताब जो राजस्थान के श्री राम गोयल साहब की है, मगध, सातवाहन, कुषाण साम्राज्य का युग, ये विशुद्धतः राजनीतिक इतिहास की चर्चा करती है। तो यदि राजनीतिक इतिहास जितना भी है प्राचीन काल का, ये एक खंड है, इसके आगे 2 खंड और हैं, वो इन किताबों के जो 3 खंडों में किताबें आती हैं उनके बाहर नहीं जाता। बहरहाल हमारे लिए मौर्य काल की बात थी, तो मौर्य काल का जो राजनीतिक इतिहास है वो इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में है। केसी पांडे में भी, विमल चंद पांडे में भी वो है, प्रोफेसर केजी शर्मा की पुस्तक में भी आपको मिलेगा। ये जो हिस्सा है अशोका एंड इज धम्मा, अशोका एडिक्ट, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बहुत महत्वपूर्ण है। इन किताबों की अपनी सीमा है जिनका मैं भी जिक्र कर रहा था, परंतु उपिंदर सिंह में ये बहुत अच्छे से दिया गया है। सारे एडिक्ट्स की सूची तो जो ज्ञानवितान भारत एवं विश्व उसमें भी आपको मिल जाएगी, परंतु ये जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डील उस किताब में है वैसा दुर्लभ है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड, शुंग एंड कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, वेस्टर्न क्षत्रप, ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स, ट्रेड एंड इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस सेक्ट्स, वैष्णव, शैव, महायान, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। बहुत ही विशद कालखंड है पोस्ट मौर्यन या मौर्योत्तर काल। 200 BC to 300 AD, 500 वर्ष का ये कालखंड भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। कई तरह की विविधताएं हैं इसमें, राजनीतिक इतिहास की विविधता है, अर्थात राजवंशों की विविधता है। इसके अंदर विदेशी, कुषाण, शक, पल्लव आपको प्राप्त होते हैं। भारत के अंदर भी आपको इसके अतिरिक्त सातवाहन मिलते हैं और पुष्यमित्र शुंग वंश मिलता है। इसके अतिरिक्त ये विविधता धार्मिक परंपराओं में भी है। बौद्ध धर्म की 2 नवीन परंपराओं का उद्भव होता है, महायान और हीनयान, जिसको हम सनातन धर्म या कहते हैं। उसके अंदर हमको वैष्णव और शैव परंपरा प्रस्फुटित होती नजर आती हैं। तो इस तरीके से धार्मिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से इसमें विविधता है, और कला की दृष्टि से, खासतौर से जो चाक्षुष कलाएं हैं, जो विजुअल आर्ट हैं, उस दृष्टि से भी ये बहुत ही समृद्ध कालखंड है। क्योंकि मथुरा कला, गांधार कला और अमरावती कला की शुरुआत इसमें हुई, जो न केवल वास्तु की कलाएँ हैं वरन जो मूर्ति शिल्प की कलाएँ भी हैं। तो इस तरीके से ये विविधताओं वाला युग है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और भारतीय इतिहास की समृद्धि को जानने समझने के लिए भी ये कालखंड सबसे अच्छा है। मैं तो कहूँगा कि यह स्वर्ण युग है भारतीय समाज का, क्योंकि ट्रेड की में भी इस समय काफ़ी उन्नति होती है। हमारा विदेशी व्यापार भी इस समय शिखर पर होता है। सोने के सिक्के इसी समय आते हैं, सोने के सिक्कों की शुद्धता भी इस समय सर्वाधिक है। तो ये एक महत्वपूर्ण कालखंड है, और इस पर फिर कहूँगा उपिंदर सिंह की जो पुस्तक है हिंदी में भी उपलब्ध है, इससे बेहतरीन रचना कोई नहीं है। इग्नू का जो मटेरियल है, यदि इग्नू का मटेरियल देखिए, उसको पता करना बड़ा आसान होता है। ई ज्ञान कोश, यदि आप कुछ भी लिख करके ई ज्ञान कोश इसमें लिखेंगे तो आपको जो है इग्नू का मटेरियल खुल जाएगा। तो जो मौर्योत्तर काल है उसके ऊपर उनका जो उपलब्ध जो सामग्री है वो भी बहुत अच्छी है, पर ये किताब यदि आपके पास है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है।
दक्षिण भारत को यहाँ डील किया गया। अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन डेक्कन एंड साउथ इंडिया, मेगालिथिक पीरियड, द सातवांश, तमिल स्टेट ऑफ द संगम एज, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, संगम लिटरेचर एंड कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण संगम लिटरेचर है, सातवाहन है, ये दो महत्वपूर्ण है। संगम लिटरेचर का जो तीन चोर चेल पांडे हैं उन पे प्रश्न हो जाते हैं, उनके राजनीतिक इतिहास पे तो नहीं होते परंतु उनके सामाजिक इतिहास पे और उनकी अवस्थिति पे हो जाते हैं कि कहाँ कौन सा बंदरगाह किस राज्य में था या किस राजवंश का अधीन था। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इसके लिए जो वीसी पांडे हैं या केसी श्रीवास्तव उसमें सामग्री मिल जाती है, परंतु 2-3 किताबें ऐसी हैं जो शुद्ध दक्षिण भारत के इतिहास को डील करती हैं। विशुद्धानंद पाठक की जो किताब है उत्तर प्रदेश से छपी हुई, ये बहुत अच्छी रचना है। इसके अतिरिक्त बलराम श्रीवास्तव की पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से जो संगम साहित्य और संगम काल है उसको लेकर के। इसके अतिरिक्त ये दोनों पुस्तकें हमें जो दक्षिण भारत 12वीं शताब्दी तक का दक्षिण भारत है पुस्तक के इतिहास को डील करती हैं। पुस्तक के इतिहास का विमर्शन में उपलब्ध है, तो हमें पल्लव, चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट इनको पढ़ने के लिए भी इनमें पर्याप्त सामग्री मिल जाती है। हालांकि इनके लिए जो आपके पास पुस्तकें यदि केसी श्रीवास्तव या केजी शर्मा हैं तो वो भी पर्याप्त हैं। इंपीरियल गुप्ताज, पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, ट्रेड, कॉमर्स, लिटरेचर एंड आर्ट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 7 से 8 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं इस कालखंड में से। और पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर तो फिर मैं कहूँगा श्री राम गोयल की जो पुस्तक है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री पे क्वेश्चन आते हैं इस कालखंड में से। उसके लिए कोई और किताब भी हो सकती है, आपके पास केसी श्रीवास्तव भी पर्याप्त होगी, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री यहाँ पूछी जाती है। दूसरे बाकी जो सोसाइटी, इकोनॉमी, ट्रेड, कॉमर्स, लिटरेचर एंड आर्ट है, समाज, अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य, साहित्य और कला, इसके लिए बहुत सामग्री है। उपेंद्र सिंह को फिर मैं कहूँगा वो बेस्ट है, उसमें ये सारी सामग्री बहुत अच्छे से डील की गई है। बाकी जो भी पुस्तक आपके पास है उससे काम चल सकता है, परंतु मैं फिर कहूँगा कि ये है बहुत महत्वपूर्ण। 7 से 8 प्रश्न इसमें से आएंगे। इसके बाद जो पूर्व मध्यकाल है या जो गुप्तोत्तर कालखंड है उसके ऊपर कुछ टॉपिक्स हैं। इकोनॉमी ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड, ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग एंड करेंसी, हर्षवर्धन, कॉन्क्वेस्ट, पॉलिटी, रिलीजन, आर्ट एंड लिटरेचर, राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, प्रत्यार एंड पाल, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत प्रश्न होते हैं। हर्षवर्धन से भी 1-2 प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। ये दोनों टॉपिक ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है। और इसके लिए एक पुस्तक जो बहुत अच्छी है सत्यकेतु विद्यालंकार की है, ये इसी कालखंड को डील करती है। इसमें ये सारी सामग्री आपको बहुत बेहतरीन मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो और पुस्तकें हैं उनमें भी ये सामग्री है, पर ये किताब इसके लिए विशेष रूप से जानी जाती है। इंडियाज कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट एशिया, भारत का बाहरी समाज विश्व से संपर्क, उसमें 3 वो हैं, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया। इन तीनों पे प्रश्न आएंगे। और प्राचीन काल में ये 3 ही क्षेत्र थे जहाँ भारत का संपर्क हमें पुष्ट हुआ है। इनमें बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं होते। यदि आप कोई गाइड बुक आपके पास है तो उससे आपका काम चल सकता है, इसलिए मैं समय जाया करने की नहीं कहूँगा। इन पर पुस्तकें हैं। सत्यकेतु विद्यालंकार की एक पुस्तक बड़ी विशद है, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण एशिया में भारतीय संस्कृति। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया के लिए बैजनाथ पुरी जी की किताब है, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। ये 2 किताबें इसको डील करती हैं। यदि आपके पास समय और अवकाश है तो आप देख सकते हैं, अन्यथा किसी भी स्टैंडर्ड किताब में देख लें। और ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल इसमें राजवंशों पे होते हैं, उनके द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया उसके ऊपर होते हैं, वो आपको किसी गाइड बुक में भी मिल सकता है। तीसरा 13th टॉपिक है प्री मेडिवल इंडिया 700 AD to 1200 AD, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, feudalism and its impact on socio-political life, development of regional culture, identities and regional political powers, development of philosophy and religion during the period। इसमें जो बहुत बेहतरीन किताब है वो हरिश्चंद्र वर्मा की जो 2 वॉल्यूम के अंदर मध्यकालीन भारत का इतिहास आती है, उसमें पहले वॉल्यूम का जो पहला चैप्टर है वो काफ़ी अच्छा है। वो इसको बहुत अच्छे से डील करता है।
इग्नू का भी यदि ज्ञान कोश पे जब देखेंगे आप तो आपको ये बहुत अच्छा मिल जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चरल आइडेंटिटीज एंड रीजनल पॉलिटिकल पावर्स। ये आपको उपिंदर सिंह में भी बहुत ही अच्छे से समझाया गया है और तथ्य पर बहुल भी है वो, क्योंकि प्रश्न पत्र का जो नेचर है वो तथ्यों पर आधारित है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए अलग से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्स आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर इन एंशिएंट इंडिया, आर्किटेक्चर स्कल्पचर म्यूजिक लिटरेचर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फिलोसफी साइंस एंड टेक्निक। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन आपको केसी श्रीवास्तव में बहुत अच्छा मिल जाएगा, फिलोसफी भी आपको वहाँ मिल जाएगा अच्छा, उपिंदर सिंह के अंदर भी बहुत अच्छा है। साइंस एंड टेक्निक के ऊपर प्राचीन काल की पे बहुत ज़्यादा सामग्री उपलब्ध नहीं है इन पाठ्य पुस्तकों के अंदर। ये इग्नू के एक जो कोर्स मटेरियल है पूर्व मध्यकाल का उसके अंदर उपलब्ध है और किसी भी किताब से आप इनको देख सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो प्राचीन भारतीय कला के ऊपर, वास्तु और जो शिल्प कला है उनके ऊपर अलग से किताबें भी हैं, जिनमें ए.एल. बाशम की किताब बहुत महत्वपूर्ण है, वो हिंदी में भी उपलब्ध है। अन्यथा आप जो भी कालखंड पढ़ते हैं उसमें उस कालखंड की जो वास्तु परंपरा या शिल्प मूर्ति शिल्प परंपरा होती है वह आ जाती है। हाँ, पेंटिंग्स तो इसमें दे भी नहीं रखी, तो इस आर्किटेक्चर और स्कल्पचर और साहित्य यही तीन महत्वपूर्ण है। म्यूजिक पर बहुत कुछ प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तकों में उपलब्ध नहीं है, इस पर मैंने प्रश्न बनते भी नहीं देखे हैं, इनको आप देख सकते हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस की उसकी बात है तो उसमें मलयालम, तमिल, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत और तेलुगु, इनके जो साहित्य उन्हीं पे बात होगी, क्योंकि ये 6 ही हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं और वो आप जो आपका अध्ययन क्रम है उसके अंदर पढ़ते हैं। जो आप दक्षिण भारत को पढ़ रहे होते हैं राष्ट्रकूट कालखंड के अंदर या चालुक्य में, तो आप उस परंपरा में खासतौर से तेलुगु साहित्य को देख लेते हैं, कन्नड़ साहित्य को देख लेते हैं, तमिल साहित्य जो है आपको संगम में और चोल काल के अंदर नजर आता है। तो इस तरीके से ये आप कालखंड विशेष में पढ़ लेते हैं, इसके लिए अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता बनती नहीं है। फिर यूनिट बी है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। पहला इसमें भी ऑफ कोर्स जो टॉपिक है वो सोर्स ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पे बहुत प्रश्न यहाँ नहीं होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज पे ज़्यादा प्रश्न होते हैं, क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ मिलने लगता है। यहाँ हमें फारसी साहित्य मिलता है, हमें अरबी साहित्य मिलता है, हमें यात्रा वृत्तांत मिलते हैं, हमें अपभ्रंश का साहित्य मिलता है, इसके अलावा अवधि और ब्रज भी काफ़ी मिलता है। तो इस तरीके से सवाल ज़्यादा लिटरेरी सोर्सेज पे होते हैं, क्योंकि इतिहास जो इस्लामिक इतिहास लेखन है वो भी हमें अब भारत के अंदर नज़र आता है और इस्लामिक परंपरा में इतिहास लेखन की सुदीर्घ परंपरा थी, तो हमें बहुत सारे इतिहासकार यहाँ नजर आते हैं। इसको जे.एल. मेहता ने बहुत अच्छे से डील किया है अपनी पुस्तक में, एडवांस्ड स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। ये हिंदी में भी उपलब्ध है। इसके पहले चैप्टर में जो है वो इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता। हाँ, ये जरूर है कि यदि आपको किसी गाइड बुक में लिस्ट मिल जाए पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न किसी भी यात्री पे हो सकते हैं, किसी भी जो है अरबी या फारसी के ग्रंथ पर हो सकते हैं, तो वो लिस्ट बहुत काम में आती है, वो आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं। सतीश चंद्र ने भी इसको अच्छा डील किया है अपने पहले वॉल्यूम में। सौभाग्य से दोनों पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध हैं। फाउंडेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत 1206 टू 1290 AD, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ीकरण। इस पे टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ सल्तनत ड्यूरिंग खलजी एंड तुगलक पीरियड, राइज ऑफ प्रोविंशियल डायनेस्टीज विजयनगर, बहमनी एंड जौनपुर, पॉलिटी एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन, द सैयद एंड द लोधीज, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सल्तनत, द पॉलिटी ऑफ सल्तनत। इसमें ये तीनों, ये जो पांचों हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के टॉपिक हैं और इसमें इसके ऊपर टेरिटोरियल एक्सपेंशन खासतौर से खलजी और तुगलक, इस पर राइज ऑफ प्रोविंशियल डायनेस्टी, इसमें विजयनगर, बहमनी, जौनपुर तीनों, ये 2, 3, 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री की दृष्टि से भी और इनके कंट्रीब्यूशन की दृष्टि से भी। कोई भी मध्यकाल की किताब, चाहे वो मध्यकालीन या सल्तनत काल की किताब, चाहे वो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव हो, चाहे वो सतीश चंद्र हो, चाहे वो जे.एल. मेहता हो, इसको बहुत अच्छे से डील करती है। हरिश्चंद्र वर्मा की एक समस्या है कि उसमें राजनीतिक इतिहास इस तरीके से यहाँ नहीं है, तो कोई भी किताब आप इसमें पढ़ सकते हैं। प्रश्न
बहुत बनते हैं, तो इसमें से किसी भी किताब को आप अवलंबित हो सकते हो। सोसाइटी, कल्चर एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड फ्रॉम 13th सेंचुरी टू द क्लोज ऑफ 15th सेंचुरी, ये अर्ली जो मेडिवल पीरियड उसकी बात हो रही है। कंपोजिशन ऑफ रूरल सोसाइटी, रूलिंग क्लासेस, टाउन ड्वेलर्स, विमेन, रिलीजियस क्लासेस, कास्ट एंड स्लेवरी अंडर द सल्तनत, भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। कंपोजिशन ऑफ रूरल सोसाइटी, जो ग्रामीण समाज है उसका गठन, तो कौन कौन से लोग हैं उसमें। रूलिंग क्लासेस, जो शासक वर्ग है वो। टाउन ड्वेलर्स, जो शहरी निवासी हैं, महिलाएं। रिलीजियस क्लासेस, धार्मिक जो समूह हैं। कास्ट एंड स्लेवरी, जाति और जो दास प्रथा है भारत के अंदर, खासतौर से सल्तनत पीरियड में। भक्ति मूवमेंट है, सूफी मूवमेंट। इनमें से जो ये वाला हिस्सा है, इसके लिए सबसे अच्छी किताब के.एम. अशरफ की है। बहुत रोचक दृष्टि से लिखी गई है, हिंदुस्तान के निवासियों का जीवन करके, और वो बेसिकली अंग्रेजी में लिखी गई थी, हिंदी में उपलब्ध है। बहुत अच्छी पुस्तक है, उसका पढ़ना भी रुचिपूर्ण है, प्रश्न भी उसमें से बहुत बनते हैं, आप उसको देख सकते हैं। अन्यथा कोई भी पुस्तक, हरिश्चंद्र वर्मा में भी ये बहुत अच्छे से डील किया गया है। भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के ऊपर जो किताबें हैं, वो एक ए.एल. श्रीवास्तव की और एक गुप्ता जी की किताब बहुत अच्छी है। ये के.एम. अशरफ हैं, जिन्होंने जो सोसाइटी है, मेडिवल इंडियन सोसाइटी, इस पर बहुत अच्छा लिखा है। इसके अतिरिक्त जो कल्चरल वो है एस्पेक्ट, जिसके अंदर भक्ति एवं सूफी मूवमेंट है, जिसमें पर्शियन लिटरेचर है, लिटरेचर एंड रिलीजनल लैंग्वेजेस है ऑफ नॉर्थ इंडिया, सल्तनत आर्किटेक्चर एंड प्रोविंशियल वेरिएंट है उसके, डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक एंड पेंटिंग है, म्यूजिक और पेंटिंग का विकास है, इवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर, यानी कि एक मिले जुली संस्कृति का विकास, कल्चर सिंथेसिस, जो सांस्कृतिक समन्वीकरण है प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में, उसके ऊपर है। इसमें से पर्शियन लिटरेचर एंड लिटरेचर इन द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ नॉर्थ इंडिया, इस पे इग्नू का एक बहुत अच्छा मटेरियल आता है। यदि आप लिटरेचर इन मेडिवल इंडिया करके या मध्यकाल के अंदर साहित्य करके ई ज्ञान कोश उसके आगे लिखेंगे, तो आपको नेट पे मिल जाएगा, PDF उतर आपके सामने आ जाएगी, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। अन्यथा किसी भी एक अच्छी किताब में दे रखा है। इसको बहुत अच्छी तरीके से डील जो है वो जयपुर से प्रकाशित एक पुस्तक है, मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति। शिव कुमार गुप्त, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर इतिहास विभाग के अध्यक्ष थे, इन्होंने इतिहास विभाग के उस समय के तत्कालीन मूर्धन्य इतिहासकारों से पुस्तक लिखाई थी। ये किताब मध्यकालीन भारतीय समाज और संस्कृति को समझने की दृष्टि से बहुत अच्छी है। फैक्ट भी बहुत सारे हैं इसमें, क्योंकि आजकल की परीक्षाओं का जो नेचर है उसको ध्यान में रख के तो नहीं लिखी गई थी, परंतु संयोग से हमें इसमें बहुत सारे फैक्ट भी मिल जाते हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुउपयोगी है। ऐसी एक किताब और है ए.एल. श्रीवास्तव की, आप इससे भी काम चला सकते हैं। इस कालखंड में मैं एक बात फिर कहूँगा, आप किसी और गाइड बुक पर भी अवलंबित रहिए, क्योंकि खासतौर से जो सूफी परंपरा या भक्ति परंपरा के जो हस्ताक्षर हैं, उनके बारे में जो डिटेलिंग होती है किसी तालिका में, टेबल में, वो आपके लिए उपयोगी होती है। इसका जो तीसरा एस्पेक्ट है, हम टॉपिक जिसकी बात कर रहे हैं, सोसाइटी, कल्चर एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, इसका जो C है, इकोनॉमी, ये आपको हरिश्चंद्र वर्मा में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ये किसी और भी किताब में जिस पे आप अवलंबित हैं, यदि आप अपनी तैयारी में हरिश्चंद्र वर्मा के 2 वॉल्यूम लेके रखे हुए हैं, इसको पढ़ लीजिए उसमें से। यदि आपके पास ए.एल. श्रीवास्तव है, वहाँ भी आपको थोड़ी सी इसमें मदद मिलेगी, या जे.एल. मेहता है तो वहाँ भी मिल जाएगा, पर सबसे बेहतर ये आपको हरिश्चंद्र वर्मा में मिलेगा, C पार्ट। फिर नेक्स्ट फेज आता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, मुगल एम्पायर। फर्स्ट फेज, बाबर, हुमायूं एंड द सूर एम्पायर, शेरशाह सूर्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसी भी राजनीतिक इतिहास की किताब में ए.एल. श्रीवास्तव में बहुत अच्छा है, जे.एल. मेहता में बहुत अच्छा है, दोनों किताबें इसके लिए बड़ी उपयोगी हैं। जे.एल. मेहता का जो सेकंड वॉल्यूम है इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है, किताबें दोनों हिंदी में उपलब्ध हैं। सतीश चंद्र भी हिंदी में उपलब्ध है, उसमें भी ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। पोर्तुगीज कॉलोनियल एंटरप्राइज, ये जो पुर्तगालियों का जो उपनिवेशीकरण है भारत के अंदर 16th सेंचुरी में, वो बहुत अच्छे से कहीं डील नहीं किया गया है, एकमात्र जो है वो हरिश्चंद्र वर्मा में है। हाँ, इसके अतिरिक्त ये इग्नू में भी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो मटेरियल है। फिर मैं आपसे कहूँगा, आपके आजकल ज्ञान को प्राप्त करना, सूचनाओं को प्राप्त करना बड़ा आसान है। यदि आप यही लिखते हैं कि मध्यकाल में
भारत में यूरोपियन वाणिज्यिक शक्तियाँ, या मध्यकाल में भारत में पुर्तगाली, और उसके आगे अंग्रेजी में ई ज्ञान कोश लिख देते हैं। ई ज्ञान कोश, तो आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाती है, और 5-6 पेज की वो पीडीएफ जो है वो आपको इतनी सूचना दे देती है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक आध प्रश्न आते हैं इस पे, जो उनका एक्सपीडिशन है गोवा में उसके ऊपर आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, पर इसमें आपको बहुत बेहतर तरीके से मिलता है। टेरिटोरियल एक्सपेंशन, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड रेसिस्टेंस ऑफ इंडियन पावर्स, औरंगजेब एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन 18th सेंचुरी एंड इमर्जिंग रीजनल पावर्स, पीरियड ऑफ कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये खैर उसी का हिस्सा है पॉलिटिकल हिस्ट्री का, जो वहाँ 2 बात हो गई हैं। पॉलिसीज ऑफ द मुगल्स, policy of Mughal means their policy related to Deccan, their policy related to religious, their policy related to Rajputs and their policy related to Northwest frontier। अर्थात जो मुगलों की नीतियां हैं दक्कन को लेकर के, धर्म को लेकर के, राजपूतों को लेकर के और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को लेकर के, वो तो प्रश्न बनते हैं। ये सारा काल मैं कहूँगा कि जो 9, 10, 11, 12 ये चारों जो हैं वो पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, किसी भी पुस्तक में मिल सकते हैं। प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, वो याद करने वाले प्रश्न हैं। आप किसी भी पुस्तक में से A.L. श्रीवास्तव, सतीश चंद्र, G.L. मेहता, कहीं भी आपको ये अच्छे से मिल जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मनसबदारी जहाँ जागीरदारी सिस्टम, आर्ट एंड कल्चर्स ये गलत लिखा हुआ है, आर्ट एंड कल्चर होना चाहिए, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक एंड लिटरेचर, इकोनॉमिक लाइफ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स, बैंकिंग एंड करेंसी सिस्टम। इसमें ये दो हैं, निर्विवाद रूप से हरिश्चंद्र वर्मा का जो दूसरा वॉल्यूम है इसका कोई मुकाबला नहीं है। यदि आपके पास ये है तो ये 2 इसमें से पढ़ जाइए, इसके बाहर कुछ नहीं होता। आर्ट के लिए बहुत सी पुस्तकें मैं पहले कह आया हूँ, जो शिव कुमार गुप्त की पुस्तक है, A.L. श्रीवास्तव की पुस्तक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में जो एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ऐसे रिजवी भी है, वंडर दैट वाज इंडिया वॉल्यूम 2। A.L. बाशोम ने कभी एक किताब लिखी थी, वंडर दैट वाज इंडिया, इट वाज रिलेटेड टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो उसकी तर्ज पर उसको इमिटेट करते हुए उसके अनुकरण में ऐसे रिजवी जो लखनऊ, माफ़ कीजिएगा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने उसका दूसरा वॉल्यूम लिखा, वंडर दैट वाज इंडिया, इट इज़ रिलेटेड टू medieval Indian history, the achievement of medieval India in terms of architecture, in terms of art, in terms of political institution। तो वो पुस्तक भी इसके लिए उपयोगी है, 14वें के लिए, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक एंड लिटरेचर। आप उसको देख सकते हैं जो अंग्रेजी में है, पढ़ना चाहते हैं। ये 2 मराठों से रिलेटेड है, राइज ऑफ द मराठाज, शिवाजी, कॉन्क्वेस्ट, सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, नीचर एंड चौथ एंड सरदेशमुखी, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू पदपातशाही, एक्सपेंशन ऑफ मराठा पावर अंडर पेशवाज। इन दोनों के टॉपिक्स A.L. श्रीवास्तव में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। दूसरी पुस्तकें इसका संदर्भ मैंने नहीं देखी हैं, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी एक आपके पास अच्छी पुस्तक है मध्यकालीन भारत से संबंधित, उसमें आपको मिल जाएगा। हाँ, A.L. श्रीवास्तव में ये पूरा इस तरीके से दिया हुआ है कि हम उम्मीद कर सकते हैं, आश्वस्त हो सकते हैं कि यदि हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाहर हमें कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। ये किताब यहाँ है। ये टॉपिक पहले डिस्कस हो चुका है, यहाँ इसको क्या औचित्यता मेरी समझ से परे है। सोसाइटी इन कल्चर लेटर मेडिवल इंडिया, कंपोजिशन ऑफ सोसाइटी, भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। लेटर का मतलब ये है कि मुगल काल के अंदर इनकी बात हो रही है। लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ पर्शियन, संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस। फिर मैं कहूँगा ई ज्ञान कोश के ऊपर जो इग्नू का मटेरियल है वो बहुत अच्छा है इस संदर्भ में। ये आपको शिव कुमार गुप्त में मिल जाएगा, ये और पुस्तकों में भी होगा, परंतु उसमें सर्वश्रेष्ठ है, सूचना बहुल भी है वो, क्योंकि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका जो विस्तार है स्पेक्ट्रम में बहुत बड़ा है। वो इधर गुजराती और मराठी से शुरू करके उधर असमी और बंगला तक जाती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण की 4 भाषाएं हैं, मध्यकाल में बहुत रचनाएं हुई हैं, तो वो पूरा जो है विस्तार के साथ इग्नू के मटेरियल के अंदर डील बहुत अच्छे से किया गया है। मुगल एंड सूर आर्किटेक्चर, रीजनल फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर, म्यूजिक, पेंटिंग ड्यूरिंग मुगल पीरियड। ये मैं जो दो पुस्तकें मैंने आपको अभी मध्यकालीन संस्कृति भी बताई थी, शिव कुमार गुप्त और A.L. श्रीवास्तव की या ऐसे रिजवी की, इन किताबों में तीनों में अवेलेबल है।
और इसके अतिरिक्त किसी भी स्टैंडर्ड किताब में आपको अच्छे से मिल जाता है। ये ऐसे रिजवी हैं, नाम यहाँ छुप गया है इनका। ये किताब पेंगुइन से छपी हुई है, महत्वपूर्ण किताब है। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, राइज ऑफ अर्बन इकोनॉमी एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ट्रेड एंड कॉमर्स, टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्निक ड्यूरिंग द पीरियड, ये महत्वपूर्ण है। इग्नू का मटेरियल इसमें बहुत अच्छा है। हरिश्चंद्र वर्मा का सेकंड वॉल्यूम का एक चैप्टर इसके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ टेक्निक और साइंस के प्रश्न भी आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इग्नू या हरिश्चंद्र वर्मा में आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कोई आपके पास अच्छी गाइड बुक हो तो उसके अंदर भी इसको डील किया गया हो। बाकी इकोनॉमी हरिश्चंद्र वर्मा में बहुत बेहतर तरीके से दे रखी है। हम अब तीसरे खंड पर आ गए। इस पे पुस्तकें तो बहुत हैं, पर वो चूँकि फिलोसोफर्स की हैं तो उन्होंने टेक्स्ट बुक या एग्ज़ाम को ध्यान में रख के तो लिखी नहीं थी। तो वो जो पुस्तकें हैं, चाहे वो E.H. कार का जो बहुत लंबा व्याख्यान है व्हाट इज़ हिस्ट्री नाम से वो हो, या टॉइनबी हो या स्पेंगलर हो, वो तो हमारे यहाँ काम की नहीं है। इवन E.H. कार जिसको हम पढ़ते हैं वो भी इसलिए काम की नहीं है कि मूलतः वो एक व्याख्यान है जो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में दिया था, और व्याख्यान के अंदर जो अवरोध होते हैं या जो उसमें डेविएशन होता है, विचलन होता है, वो उसमें दिखाई पड़ता है। उस किताब से काम का निकालने के लिए उसका बहुपाठ करना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। किताब बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देती है, आपको वैचारिक सुदृढ़ता प्रदान करती है, पर उसको आपको कम से कम 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आप एनालिटिकल एंड स्पेकुलेटिव फिलोसफी, इसके अतिरिक्त नेचर ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस, इन्फ्रेंस एंड फैक्ट, प्रूफ एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इसको समझ पाएंगे उस किताब में से। उससे बेहतर है कि कोई टेक्स्ट बुक ले लें। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि अमित रैंकवार की टेक्स्ट बुक इस कालखंड के लिए बड़ी अच्छी है। ये पूरा, माफ़ कीजिएगा, इस पूरे के लिए अमित रैंकवार की पुस्तक अच्छी है। मैं आई हैव सीन दैट बुक, आई हैव गॉन थ्रू दैट बुक, अच्छी किताब है। ये पूरा उसमें बेहतरीन तरीके से डील किया गया है, एनालिटिकल एंड स्पेकुलेटिव फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री से लेकर के और सोर्सेस तक, ये उसमें बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास पुस्तक है श्रीधरन की, क्योंकि वो हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, उस कित में ये जो खंड है, द आइडियलिस्टिक ट्रेडिशन, डिल्थे, क्रोचे, कॉलिंगवुड, पोस्ट मॉडर्न एंड ऑफ हिस्ट्री, पोस्ट मॉडर्न चैलेंज, स्पेकुलेटिव, खास तौर से जो स्पेकुलेटिव फिलोसफी है और जो स्पेकुलेटिव फिलोसोफर्स हैं, राइट फ्रॉम विको, हर्डर टू मार्क्स एंड फुकुयामा, माफ कीजिएगा, ये सारे फुकुयामा, विको से लेकर फुकुयामा तक, ये उसमें बहुत अच्छे दे रखे हैं। इंडियन हिस्टोरियंस के लिए फिर मैं अमित अग्रवाल की बात कहूँगा, और हिस्टोरियोग्राफी के लिए श्रीधरन की किताब बहुत अच्छी है। उसमें सारी हिस्टोरियोग्राफी डील की गई है। हालांकि चूंकि वो इस परीक्षा के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तो नहीं लिखी गई थी, तो जब हिस्टोरियोग्राफी की बात है तो उसमें चाहे वो इंडियन हिस्टोरियंस हों, चाहे वो ग्रीको रोमन हो, चाहे इस्लामिक हिस्टोरियंस हों, उन सब में वो बहुत सारे हैं, बहुत सारी विविधता है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि आपको इस्लामिक में इब्न खर्दुम को पढ़ना है और ग्रीको रोमन में हेरोडोट्स को पढ़ना है, तो इस चाइनीज़ में आपको कन्फ्यूशियस को ही पढ़ना है। और यहाँ मैं एक बात और आपको याद दिला दूँ कि जो सिलेबस होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, बड़ा पवित्र डॉक्यूमेंट होता है, तो सिलेबस का अतिक्रमण परीक्षाओं में नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंट वर्क करने की ज़रूरत है। यदि इन्हीं पे केंद्रित रहना है तो कोई और किताब भी देख सकते हैं जिनमें सिर्फ ये दे रखे हों। तो इस दृष्टि से इसके ऊपर मैं आपको बहुत सारी किताबें तजवीज़ नहीं करूँगा। आप श्रीधरन, अमित रैंकवार, इनमें से किसी किताब से काम चला सकते हैं। एक क्वेश्चनों को लेकर के ये पुस्तक और है जिसमें सारे क्वेश्चनों को, तैयारी को जांच करके दे रखा है, तो आप इनमें से किसी भी एक पुस्तक और एक तैयारी पुस्तक यानी क्वेश्चनों की पुस्तक से काम चला सकते हैं। ये जो पहला पेपर का डिस्कशन था, इसके बाद हाँ, पहले यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं आपको देने के लिए कि देखिए क्या है कि प्रश्न, ये सहायक आचार्य की परीक्षा है, हम यह भी अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रश्नों का स्तर विचार प्रधान हो, क्योंकि यदि हम सिविल सर्विस की परीक्षाएं देखते हैं तो उसमें जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस का पेपर होता है वह भी अत्यंत विचार प्रधान होता है, और उसमें यदि आपकी वैचारिक स्पष्टता नहीं है तो कई बार
प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल हो जाता है। तो हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि प्रश्न सीधा हो, जटिल हो कठिन हो सकता है, दुसाध्य हो सकता है, पर सीधा हो। कोई फैक्ट पूछ लिया जाए कि वो किस दिन जन्मा था, और प्रश्न वैचारिक भी हो सकता है जिसमें या वैचारिक स्पष्टता की मांग करने वाला भी हो सकता है। दोनों को ध्यान में रख करके मैंने 2 प्रश्न आपके लिए सृजित किए हैं। उसमें मेरा जो मेरी जो दृष्टि है, जो मेरा अनुभव है, और उससे यदि मैं चलूँ तो मैं ये कहूँगा कि प्रश्न पत्र की जो प्रकृति होगी वो सूचना परक होगी, ज़्यादा ऑब्जेक्ट वो होगी, विचार प्रधान कम होगी, सूचनाओं पे ज़्यादा अवलंबित होगी। वो आप अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको किसी शिक्षक की ज़रूरत नहीं होती, आप मेहनत करके परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो एक प्रश्न है, मैं आपको रख रहा हूँ, निम्नलिखित मौर्य अधिकारियों में से कौन सा 24,000 पर्ण वेतन की श्रेणी में था? शायद ये सेकंड नंबर की स्टेज है। 48,000 पर्ण सबसे ज़्यादा थे जिनको मिलते थे, और उसके बाद 24,000 वाली श्रेणी थी। इनमें से कौन सा है, आप मुझे जवाब दीजिएगा। दूसरा प्रश्न मैंने किंचित कथन और व्याख्या वाला या स्टेटमेंट और असर्शन वाला आपको दिया है। ये प्रश्न आपसे एक समझ की मांग करता है। इसमें एक कथन है, हड़प्पा सभ्यता के सिंधु घाटी क्षेत्र में गहन वर्षायुक्त आर्द्र जलवायु थी। ये एक उसका कथन या असर्शन है, वो ऐसा मान रहा है और फिर उसकी व्याख्या कर रहा है। इस क्षेत्र में हड़प्पाइयों द्वारा पकी हुई ईंटों का प्रयोग जलाऊ लकड़ी की बहुतायतता की ओर संकेत करता है, जो केवल सघन वनों के आधार पर ही संभाव्य है। अर्थात सघन वन होंगे तो ही पकी हुई ईंटों का प्रयोग हो सकता है। ये इसकी व्याख्या की गई है। आपको बताना है कि इनमें से क्या सही है, क्या ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है, और एक ही का सही स्पष्टीकरण आर है, या ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं पर आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए असत्य है, आर सत्य है, क्या है, या आप मुझे बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले सत्र में मैं आपसे प्रागैतिहास जो है, या जो प्री हिस्ट्री का पोर्शन है, जो हमें थोड़ा शुष्क लगता है, उसमें कम रुचि जागृत होती है, उस पर चर्चा करूँगा जब दोनों पेपर्स पे बात हो जाएगी उसके बाद अगले सत्र में। तब तक आप मंथन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। ओके, नमस्कार।